अस्सलाम वालेकुम। ट्रिब्यून पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत दिलचस्प होने वाली है और क्योंकि हम टॉपिक ऐसा लेकर आए हैं और हमारे साथ जो मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, दे आर नेवर आउट ऑफ द न्यूज़। पाकिस्तान में कहीं पे कोई भी डिस्कशन हो रहा हो, स्पेशली जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, शायद ही कोई कंपनी ऐसी होती होगी पाकिस्तान में जिसका इतना जिक्र आता हो जितना इस कंपनी का आता हो। ज़ाहिर है ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो गया, हम बात करने वाले हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो अपनी इस पॉडकास्ट, इस ट्रिब्यून पॉडकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक मोनिस साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अदील साहब, मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया। चीफ इलेक्ट्रिक ऑफिसर कहने वाला था, आपको पता है अभी बट कह सकते हैं। कह सकते हैं। मोनिस साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी हम शो शुरू करने से पहले बात भी कर रहे थे। दिस इज अ वेरी हाई स्ट्रेस जॉब दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक का। एक पर्सनल लेवल पे मैं एक सवाल का आगाज करूंगा अभी, और हम दायरे पर कंट्रोवर्सीज में आते हैं ज़रा आगे चल के। हाउ डू यू कोप अप विद दिस प्रेशर? आप इतने अरसे से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस कंपनी के, और गवर्नमेंट हो, आवाम हो, हर जगह हो, जहां हो, कोई ना कोई मसला मुद्दा सुनने को मिल रहा होता है। व्हाट इज़ योर पर्सनल कोपिंग मैकेनिज्म बाय द वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इनवाइट करने का अपने इस शो पे, और होपफुली इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एड्रेस द मिथ्स दैट आर अराउंड। कोशिश करूँगा अपने तई जितना कर सकता हूँ। तो इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि वी हैव अ वेरी गुड टीम, एंड मेरे ख्याल से उनका स्ट्रेस बहुत सौ का मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको डिलीवर करना होता है, मुझे तो ज़्यादातर तकरीर करनी होती है। तो तकरीर करना ज़्यादा आसान होता है, तो उनका प्रेशर बहुत सारे लोगों का मुझसे ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि एज़ आ मुस्लिम, ज़ाहिर बात है हर रिलीजन का जो भी आदमी हो उनके अपने कुछ बिलीव्स होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, वो जो कुरान शरीफ में भी है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला हर रूह पे उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सकती है। अल्लाह मियाँ नाइंसाफ़ी तो कर नहीं सकते, तो जो है वो हमें करना है, और अगर ज़्यादा है तो फिर तौबा करनी चाहिए, तो तौबा भी करते हैं। और फिर कोशिश करता हूँ कि दिन में किसी टाइम पे एक्सरसाइज करके अपनी जो अंदर की स्ट्रेस है वो निकाल दूँ, और ऑनेस्टली बड़ा लाइट हो जाता हूँ। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, चाहे जो भी बात हो, आई कैन अश्योर यू एंड अश्योर योर व्यूअर्स दैट देयर आर नो स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई से कि मैं समझता हूँ कि जितने भी हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, अगर कोई इफ़ देन का सिनेरियो हो और उनको कहा जाए कि आप ऐसा करें, एक हफ़्ते के लिए केई के सीईओ बन जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो वही करेंगे जो हम करते हैं, वो कोई नई बात नहीं कर पाएंगे। ओके। उनको भी देखना पड़ेगा कि लोड शेडिंग है या नहीं है, क्यों है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ठीक। गवर्नमेंट के साथ क्या बात करनी है, किस तरह का प्रेशर लिया जा सकता है, किस तरह। तो यू हैव टू डू द राइट थिंग एट दैट। एब्सोल्युटली। अब साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इलेक्ट्रिक ज़ाहिर है इस लिहाज से एक बड़ी यूनिक कंपनी है कि पावर जनरेट भी आप करते हैं और ज़ाहिर है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन और जो यूनिकनेस थी वो यही थी, इट वाज द फर्स्ट यूटिलिटी कंपनी, मेजर यूटिलिटी कंपनी इन पाकिस्तान टू बी प्राइवेटाइज्ड। 20 साल का अरसा गुजर चुका है, ज़ाहिर है ओनरशिप भी चेंज हुई है, पाकिस्तान के हालात भी बदले हैं, सब कुछ हुआ है सिलसिला। इफ़ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू दोस 20 इयर्स, क्या तब्दीलियाँ आई? ये वो जो आपको केईएससी मिली थी और आज की के इलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है? जो बहुत सारे कराची के लोग हैं, मैं तो क्योंकि केई में, को ज़ाहिर बात है मैं ये कहूँगा कि बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे और जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, वो आपको ये बताएंगे कि जो पुराना टाइम था उसमें किसी काम को कराना कितना मुश्किल था और अब कितना आसान है। चाहे वो कोई फ़ॉल्ट हो, चाहे वो न्यू कनेक्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक से उनकी रिलेटेड थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत आसान है चीज़ें करना। अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो ये एक रियलिटी है कि हम जब 2007-8 में मैं आया था और हमने काम करना शुरू किया था, तो ये रियलिटी है कि पाक के इलेक्ट्रिक के अंदर गार्डनर ज़्यादा थे और इंजीनियर्स कम थे। ओके। ये एक रियलिटी है, इट्स नॉट फिक्शन, दिस इज़ द राइट। रियलिटी। और 19,000 लोगों की कंपनी थी, जिसमें से कि 18,000 लोग नॉन मैनेजमेंट थे। सही।
तो आज ये तकरीबन 10-12 हज़ार लोग हैं और इसमें तकरीबन 6,000 नॉन मैनेजमेंट हैं, 6,000 मैनेजमेंट हैं। सो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई हेड काउंट रिड्यूस किया, हमने राइट साइज़ किया, और जिन लोगों को हमने राइट साइज़ किया वी पेड देम अ लॉट ऑफ मनी, जो कि वो अपना रोज़गार चलाने के लिए उनको ज़रूरत होती थी, उससे ज़्यादा पैसे दिए गए थे। और ये पुरानी बात हो गई है। भारत उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था कि इलेक्ट्रिक के अंदर आप लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में पोस्ट कर सकें, ये इस पर स्टे हो जाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेट है, हम जब किसी को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो हम रिवॉर्ड भी कर सकते हैं और रेप्रिमांड भी कर सकते हैं। करप्शन जहाँ पकड़ी जाती है वहाँ एक्शन होता है, लोग टर्मिनेट भी होते हैं और अदरवाइज़ भी सज़ाएँ दी जाती हैं। जहाँ मैं अब एफिशिएंसी की जो बात करूँगा कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी तो जो इसका जो मेजरमेंट होता है लॉस का वो दो तरीके से होता है। एक है कि यूनिट्स लॉस्ट, ठीक, और एक अमाउंट नॉट रिकवर्ड। ओके, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये कहलाता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। यानी आपने 100 रुपये की बिजली बेची सही, तो आपने कितने पैसे रिकवर किए, Right. ये दोनों को कंबाइन करके ठीक, AT&C कहलाता है। जब हमने ज्वाइन किया था जिस वक्त, हम इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ और भी कुछ लोग आए थे, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम होनी चाहिए। तो मैं अदायबत उस वक्त जूनियर था लेकिन और बहुत सारे लोग थे। हमारा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस तकरीबन 42% था। ऑलराइट, यानी 100 रुपये की जब बिजली जाती थी तो 42 रुपये वेस्ट हो जाते थे। ठीक, 58 रुपीज़ तकरीबन हमारे पास Recover. आते थे। उस वक्त जो पूरे मुल्क का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस था वो 28% था। सही, तो सबसे पहली बात तो देखने वाली ये है कि कराची डिफ़िकल्ट ना हमने किया है, और हमारा इतना ही कसूर है कराची के डिफ़िकल्ट होने में जितना किसी कराची के रहने वाले का होता है। क्योंकि हम लोग कराची में रहते थे तो आप ये कह सकते हैं कि आप ही लोग थे, तो मतलब एज रेजिडेंट्स यस वी वर देयर, बट वी वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी हाई AT&C लॉस एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, आज जो मैं के इलेक्ट्रिक देख रहा हूँ तो हमारा AT&C लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ रिड्यूस्ड टू 20% ऑलराइट, अप्रॉक्सीमेटली। पूरे मुल्क का AT&C लॉस अभी भी 24% है। सही, तो इसका मतलब है कि जो कराची का पाकिस्तान का जो सबसे मुश्किल इलाका था, जिसका लॉस एवरेज का 1.5 गुना था लगभग, ठीक, उसका लॉस पूरे मुल्क से कम हो गया है। सही, अगर ये कम नहीं होता तो क्या होता? जी, तो अगर ये कम नहीं होता तो जितनी भी ये जो एक कॉस्ट होती ना, जो इंक्रीमेंटल लॉस होने की वजह से हो सकती थी, ये टैरिफ के अंदर होती और गवर्नमेंट को इसको लामहला सब्सिडाइज करना पड़ता। ठीक, इसी तरीके से जो उस वक्त हमारे पावर प्लांट्स थे उनकी एफिशिएंसी एग्रीगेट बेसिस के ऊपर थी 30%। अब मुन्नी साहब, अगर एफिशिएंसी से क्या मुराद है, अगर आप समझा एफिशिएंसी सकें मतलब ये कि एक बिजली बनाने में कितनी आपकी, ये समझ लें कि जो एनर्जी की जो कंपोनेंट है ना वो कितना लग रहा है, ठीक है, यानी एक यूनिट बनाने में। तो अगर वो उस वक्त 30 खर्च हो रहा था तो इस वक्त वो 45 हो गया है, यानी इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ। अगर उस वक्त 30 हमारी हमें यानी एक यूनिट बनाने में 30 का नुकसान होता, 30 रुपए का हमारी कॉस्ट आ रही होती तो वो 45 का हमें रिकवरी आ रही है, आप समझें। तो यानी हम 1.5 टाइम्स ज़्यादा बिजली बना पा रहे हैं विद द सिमिलर एनर्जी कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अगर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने नए प्लांट लगाए, नई टेक्नोलॉजी, पैसा खर्च किया। तकरीबन आप ये समझें कि 2005 से लेके अब तक मिला जुला के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई 4 अरब डॉलर की, तकरीबन $4 बिलियन कैपेक्स हम कर चुके हैं। ठीक, और इसकी वजह से ये सारी एफिशिएंसीज आई हैं, राइट, जिनको कि ये अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन कोई 900 अरब रुपए बनते हैं, जो कि टैरिफ रिडक्शन की सूरत में गवर्नमेंट के एक्सचेकर को पास ऑन हुए। यानी अगर ये एफिशिएंसी हमारी जो आज 45 है, अगर ये 30 ही होती सही, तो तकरीबन 450 अरब ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती। ओके, तो वो कॉस्ट कौन पे करता? वो या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती या लोगों को पे करनी पड़ती। तो ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फ़ायदे हुए हैं 2005 से लेके आज तक, मोटा मोटा ये है। बाकी कस्टमर सर्विस आपके सामने है, ऐप आपके सामने है,
डिजिटल पेमेंट की जो सॉल्यूशंस है वो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, सही। मतलब लेकिन आई कैन डू सेपरेट शो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन एब्सोल्युटली दिस। एब्सोल्युटली नहीं, मेरे ख्याल से देखें, आप भी कराची के शहरी हैं, हम भी कराची के शहरी हैं, यहीं पैदाइश है, यहीं ज़िंदगी गुजारी है। ज़रा एक जो कस्टमर सर्विस का फ़ील है, एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि रिस्पॉन्स जस्ट देयर इज समवन टू लिसन टू योर कंप्लेंट एंड ऑल। और मुझे नहीं पता पाकिस्तान की बाकी डिस्कोर्स के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि वो इस लेवल की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे जो इस वक्त ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन मोनिस साहब, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद हर पीक सीज़न, अभी हम जुलाई में बैठे हुए हैं नेचुरली, अब आई थिंक अब थोड़ा सा ऑफ पीक की जाने अब जाना शुरू हो गए होंगे, जो पीक डिमांड सीज़न होता है। सर वही धरने हो रहे हैं, वही सड़कें बंद हो रही हैं, वही पथराव हो रहा है और वही सब जलाओ घेराव चल रहा है। इससे हमारी जान क्यों नहीं छूट पा रही है? व्हाई इज ये एक जिस तरह एक सीज़न होता है ना कि जी एक इस टाइम पे ये एक्टिविटी होती है, हमेशा पीक लोड सीज़न पे हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आवाम सड़कों पे होती है और यही मारधाड़ चल रही है। देखिए, आवाम सड़कों पे बिल्कुल होती है और वो आती रहेगी जब तक कि उनको लोड शेडिंग का सामना होगा, और लोड शेडिंग का सामना उनको उस वक्त तक होगा जब तक कि वो बिजली के पैसे नहीं देंगे या चोरी करना बंद नहीं करेंगे। कराची में बिजली सप्लाई की जाती है तकरीबन 2150 फीडर, लगभग समझे आप 2200 फीडर से सप्लाई की जाती है। ये 11,000 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं जिससे फिर स्टेप डाउन होके घरों में बिजली जाती है 400 वोल्ट पे, फिर 220 240 पे। इस वक्त तकरीबन जो 70% हमारे फीडर्स हैं उस पर कोई लोड शेडिंग नहीं होती। ओके। और वहाँ के लॉसेस जो हैं वो भी आप समझें कि जो मुल्क में किसी बेहतरीन, बल्कि मैं दुनिया में कहूँगा कि सिंगल डिजिट के अंदर लॉसेस होते हैं और रिकवरी 98.599 तक चली जाती है तकरीबन लगभग। मसला ये है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे कि हम इन स्पाइट ऑफ आर बेस्ट एफर्ट्स हम कुंडे नहीं उतार पाते, या अगर उतारते हैं तो दोबारा लग जाते हैं, और जो लोगों को पैसे देने होते हैं वो हमको नहीं पे करते। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मुफ्त बिजली सप्लाई करें, और इसी की वजह से नॉइज़ होती है। पहले जब लोड शेडिंग होती थी तो वो कहते हैं लोड शेडिंग कम करें, जब लोड शेडिंग ज़्यादा होना शुरू हुई है तो कहते हैं आप रात की ख़त्म कर दें लोड शेडिंग, दिन में कर लें। लेकिन सलूशन ये नहीं होगा आदिल साहब, सलूशन ये होगा कि हमें पेमेंट की जाए। जब हम बिजली ख़रीदते हैं या बिजली बनाते हैं, हम उसकी तमाम कॉस्ट्स की पेमेंट करते हैं, चाहे वो सुई गैस हो, चाहे वो PLL हो, चाहे वो CPPA से जो हम बिजली ख़रीदते हैं। आप उनसे मालूमात भी कर सकते हैं, हम सब लोगों को पेमेंट करते हैं। तो जो हमने पेमेंट की, बिजली ख़रीदी, वो हमने सप्लाई की, तो हमें अगर उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम वो कैसे वहाँ बिजली सप्लाई करें। ये वजह है उन इलाक़ों की जहाँ पे बिजली की चोरी या नॉन पेमेंट की वजह से हमें लाभाला बिजली बंद। देखिए, एक दुकान है ना, राइट, मतलब हम कब तक बग़ैर पेमेंट के माल सप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसी वक्त ठीक होगा। और हुआ ये है एक्चुअली कि मैं थोड़ा सा बता दूं ये कि ये पिछले जो 2022 और 24 के दरमियान टैरिफ जो है ना वो तकरीबन 19 रुपए से 40 रुपए इंक्रीज़ हुआ, और उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं, आपको पता है। बिल्कुल। तो और उस वक्त इन्फ्लेशन भी तकरीबन 40 के करीब पहुंच गया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जो अगर किसी को ओवर टाइम या नौकरियां थी वो कम हो गई थी, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा था, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई थी। तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि बिजली जो है ना वो शायद उसकी प्रायोरिटी नीचे चली जाती है, तो लोगों ने पेमेंट नहीं की और लोगों ने कुंडे लगाने शुरू कर दिए। तो अब हमारी पूरी कोशिश है, और हमारी जितना आपने अभी बात की कि नॉइज़ लेवल और ये, तो ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके साथ हमारी बातचीत चलती रही है, चलती रहेगी और चल रही है, और वहीं पे प्रेशर आता है और फिर उनको ये समझाते हैं कि आप लोग मिलके हमारे साथ काम करें ताकि हम लोगों को ये समझाएं कि मुफ्त बिजली नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये अवेयरनेस आ रही है और ये ठीक होगा दोनों तरफ से। हमें भी और अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा और इलाकों को भी इम्प्रूव होना पड़ेगा, तो इससे ये शोर कम होगा। इन फीडर्स में जहाँ पे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और रिकवरी नहीं हो रही, उनमें गेहूं के साथ बहुत सारा घुन भी पिस जाता है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मेरे जहन में इस वक्त एग्जैक्टली मेरे एक दोस्त का वाक़या आ रहा है। गुलिस्तान जौहर के एक इलाके में रहते हैं, जो कि एक कच्ची आबादी के साथ उनका अपार्टमेंट लगता है। अपार्टमेंट पूरी बिलिंग करता है, लेकिन क्योंकि वो उस फीडर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए लोड शेडिंग इट्स अ हॉरिबल थिंग दैट ही गोज़ थ्रू एवरी टाइम। इस इशू को इस क्योंकि वो आपने कहा ना, एक दुकान को मैं कब तक मुफ्त में सप्लाई करूंगा, लेकिन बराबर वाला दुकान वाला आपको पैसे दे रहा है उस सप्लाई के। इस चैलेंज को कैसे केटर फॉर करेंगे आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो हम इसमें करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये कि एक कांस्टेंट हमारी ना स्ट्रगल रहती है कि वी फाइंड गुड कस्टमर्स इन बैड एरिया एंड बैड कस्टमर्स Yes, इन गुड एरिया true. एंड वी ट्राई टू आइसोलेट देम। हम्म। फिर हमने कुछ जगहों पे हर पीएमटी के ऊपर मीटर लगाया था और Right. हमने फीडर जो 11,000 वोल्ट को बंद करने की बजाय हमने उन पीएमटीज़ को बंद करना शुरू किया था जहां चोरियां ज़्यादा हो रही हैं। तो उससे कम से कम आप ये समझें कि एक अगर आप 10,000 फुट की बुलंदी पे काम करें तो आप शायद 2,000 फुट की बुलंदी पे आ जाएंगे। ठीक है। इंडिविजुअल अगर उस एक पीएमटी पे कोई आदमी पेमेंट कर रहा है और 5 नहीं करे तो वो एक आदमी शायद फिर भी स्ट्रेस में रहेगा राइट। और उसके लिए फिर शायद और वक्त दरकार होगा। लोगों ने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पुराने लोगों की मिसालें हैं वो बड़ी अच्छी हैं कि जैसे लॉ ब्रेकर्स आर वाइजर देन लॉ मेकर्स, True. जब भी तो तोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लोगों ने हमारी उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाला। हम्म। अब हमने थोड़ी सी उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की और हम उसे रीलॉन्च कर रहे हैं। राइट। अब अगर लोगों ने हमारे मीटर के साथ कोई टेम्परिंग की तो वो पीएमटी फिर ज़्यादा अरसे के लिए बीमार हो जाएगा, तो ये हम बता भी रहे हैं। बहरहाल ये कि इस पे एक हमारी और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी, उनमें से कुछ लोगों को हमने एक्सप्लेन किया और अब ये अवेयरनेस भी आई है। उनका है आप वो मीटर लगाएं, हम देखते हैं कि कौन आदमी उसके साथ टेम्परिंग करता है। Very nice. क्योंकि देखिए, मैं फिर ये समझाना चाहूँगा और मैं आपके शो की तवज्जुह से भी यकीन करें, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखिए हमारे पास ना हम रेंजर्स हैं, ना हम पुलिस हैं, ठीक। ना हम कोई पहला मिलिट्री, कोई भी किसी, ठीक है ना। हमारे पास तो लोग होंगे वो बेचारे यूनिफॉर्म पहन के सही। प्लास और प्लग और स्क्रू ड्राइवर और ग्लव्स और हेलमेट के साथ जाएंगे, वो कोई हथियारों के साथ नहीं जा सकते। जहाँ पर मासेस होते हैं वहाँ पे तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो अगर हम अपनी तय एक कोशिश करके, हमने एक फीडर के ऊपर अगर 20 पीएमटी हैं, हमने कहा यार ये 10 को बंद कर देते हैं क्योंकि ये ख़राब है, ये 5 ठीक है, ठीक। और आप आकर के उन 10 को भी खोल देंगे, हम्म। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन फिर नहीं तो है। वो एक नेगेटिव तो नज़र है। अब बात ये है कि अनिल साहब के जहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल लोग हमारे मीटर के साथ जो हमने पीएमटीज़ पे लगाए हैं और वो उसके साथ टेम्परिंग करेंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि हम खाली पीएमटी को बंद करें, हमें फिर फीडर बंद करना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम उन 4 लोगों को बिजली सप्लाई करने के लिए जो बाकी 15-20 लोगों को बिजली सप्लाई करेंगे, जो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट खुदा न खास्ता ये हो सकता है कि हमारी एबिलिटी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल हु आर पेइंग एट लार्ज, शायद हमें उनको बिजली देने में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमारी बिजली ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर हमारे पास कैश फ्लो शॉर्टफॉल हो जाएगा। राइट। फिर हम कैसे बिजली सप्लाई करेंगे? सो दिस इज़ नॉट the best solution, but unfortunately right now it is the only solution and we are trying to work hard to find some solution जहाँ पे कि ये हम कम से कम कर सकें। बिल्कुल। ख्याल ये किया जाता है कि छोटे इलाकों में जहाँ पे बिजली कंजम्पशन कम होती है, कोई मसला है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा हमें आप ज़रा इस पे अगर आप रोशनी डाल सकें। इस स्लैब में क्या हो रहा है? ये क्या इशू आ रहे हैं? आपको पता है कि एक सियासी जमात भी बहुत आपके खिलाफ अक्सर एक्टिव रहती है, नेपरा में आपको लेकर भी जारी होती है। उन्होंने कुछ एक ऑडिट भी किया था, मैं देख रहा था कि जी नाज़िमाबाद के उन्होंने कुछ मीटर्स उठाए थे, उसमें कोई 70 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग दिखाया गया था एंड ऑल। हो सकता है आपकी नॉलेज में ये मेरी सारी है। मेरी नॉलेज में थोड़ा सा ज़रा अगर आप इसको हमें क्लैरिफाई कर सकें कि ये क्या हो रहा है? ऐसे लोग ऐसे उन्होंने मीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं मोनिस साहब, जी, मैं उन्होंने आपको 20 साल से बिल पे नहीं किए। मैं आपको पहले उनका वो जो उन्होंने नेपरा में जमा कराया था उसका बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये है, इनके ऊपर इतनी बिलिंग है और नेपरा ने उसकी इंक्वायरी भी की। ठीक। टोटल मेरे ख्याल में 20 केसेस थे, जिसमें से 12 को नेपरा ने चेक किया था। ओके। उन 12 पे हाइड्रेंट्स थे। ऑलराइट। और उन 12 में से 9 पे नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाइड्रेंट्स वहाँ पे उनको नज़र आ रहे थे, जो कि 100-200 गज के घर के अंदर ही लगे हुए होते हैं। उसके लिए कोई आपको
2000 गज की जगह नहीं चाहिए होती, लेकिन वो क्या होता है, पानी चला के इलीगल, हमसे इलीगल बिजली लेते हैं, पानी की लाइन से इलीगल पानी लेते हैं। सही है। और फिर वो टैंकरों में भर के, उनका बस चले तो वो डीजल भी चोरी करके और उसको टैंक के ऊपर लोगों के घरों में सप्लाई। ये रेजिडेंशियल रेट पे आपसे बिजली ले रहे होते हैं वो क्या? तो बस घर का कनेक्शन है, ठीक अंदर है। उन्होंने इलीगल हाइड्रेंट लगाया हुआ है। राइट। तो नेफ्रा की रिपोर्ट ने ना इस बात को, और 3 केसेस में उन्होंने ये कहा था कि उनको अंदर, मतलब वो दे वर अनएबल टू गो एंड सी इनसाइड, क्योंकि वो लॉक हुआ था। ओके। जब हम बिल बनाते हैं, और इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो कि जो उन्होंने कहा था ना, वो साबित हो गया कि यहाँ हाइड्रेंट्स चल रहे थे। तो यहाँ पे अगर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का बिल है तो वो गलत नहीं है। हाइड्रेंट्स का मतलब है यू आर रनिंग बिग पंप एंड यू नो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो उस एलिगेशन का जवाब है कि उन्होंने निकाला। अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि मैं एक एक करके आ जाता हूँ। आपने 400 यूनिट वाली बात की, बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस, एंड मैंने इसको और जगह पे भी एक्सप्लेन किया है। देखिए, ऐसा नहीं है अदील साहब कि 400 के सारे लोग एक जगह रह रहे हों, राइट, 700 के सारे लोग एक जगह रह रहे हों, 200 के सारे लोग एक जगह रह रहे हों। ये सब स्कैटर्ड होते हैं। जहाँ पे 400 यूनिट इसलिए क्रिटिकल हो जाता है कि एक इलाका है, मैं आप नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने उस इलाके की इन्वेस्टिगेशन की तो हमने ये देखा कि क्योंकि हम ना इलेक्ट्रिसिटी रिकनसाइल कर सकते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि इस पीएमटी से 100 यूनिट फ्लो हुए, ठीक है, और उस पीएमटी से जितने कस्टमर्स होते हैं वो भी मैप्ड होते हैं। तो मुझे ये पता होगा कि एक पीएमटी से ये 100 लोग बिजली ले रहे हैं। ठीक, अगर उस पीएमटी से 100 यूनिट फ्लो हुए और उन 100 लोगों ने 50 यूनिट का मीटर पे बिल आया, तो इसका मतलब है कि बिटवीन दिस पीएमटी एंड दीज हाउसेज 50 यूनिट्स आर स्टोलन, या एटलीस्ट 42-43 आर स्टोलन। 7-8% का चले टेक्निकल लॉस आ गया। राइट। अब कुछ इलाकों में आइडेंटिफाई ये हो रहा था कि लोगों को जो बिल हो रहा है वो पे कर रहे हैं, मगर जो यूनिट्स लॉस्ट हैं वो बड़े ज़्यादा हैं। तो जब हमने उसको और इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पे टीमें लगाई, बिकॉज ऑफ दीज मीटर्स वी नो एग्जैक्टली कहाँ चोरी हो रही है। राइट। तो पता लोगों ने मीटर तो लगाया हुआ है, मगर मीटर के साथ एक पैरेलल कुंडा भी लगाया हुआ है। ओके। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो मीटर से यूज़ कर रहे हैं 150 यूनिट, 250 यूनिट, जिनका स्लैब सबसे कम है। ठीक। और बाकी बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं कुंडे से। अब जब मैं उस कुंडे को कन्वर्ट करता हूँ तो वो जैसे ही 200 यूनिट क्रॉस करते हैं तो उनका स्लैब चेंज होता है, और फिर जब वो 300 यूनिट क्रॉस करते हैं तो उनका स्लैब फिर चेंज होता है। नाउ कैटेगरी इज़ द सेम, बट क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, वहाँ कुंडे लगे हुए, तो जब उनको एक इरेगुलर बिल पड़ा तो उनकी कंजम्पशन 400 में चली गई। नाउ देयर पेइंग कैपेसिटी इज गॉन। राइट। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने कैटेगरीज बताऊं कि लो लॉस, मीडियम लॉस, हाई लॉस, वेरी हाई लॉस, तो जो लो लॉस एरियाज़ हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया हैं, वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी है। तो वहाँ पे हमको ना 300 यूनिट की रिकवरी भी 90% के ऊपर नज़र आएगी, 400 की भी, सबकी नज़र आएगी। लेकिन जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है या बहुत कंजस्टेड है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि झुग्गियाँ हैं और उनके पास एक तार पे एक बल्ब और एक पंखा चल रहा है, ऐसा नहीं है सर। वहाँ पे एसी भी लगी है, और नज़र आ जाएगा आपको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लेके चलूँगा। तो उस इलाके में 400 क्या, वहाँ पे 700 यूनिट की रिकवरी में भी चैलेंज है। सो ये कहना कि 400 से 700 की कैटेगरी के क्योंकि यूनिट ज़्यादा हैं और ये सारे एफ्लुएंट लोग हैं और यहाँ रिकवरी करनी चाहिए, नो, यू हैव टू पील द अनियन, यू हैव टू सी कि ये किधर रिजाइड कर रहे हैं और इनमें से कितने लोगों के ऊपर चोरी का बिल बना है जिसकी वजह से इनका consumption from 200 has gone to 400 or above, or 300 to 400 or above, and because of the tariff change, because they don't have the capability to pay, तो वहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं। वो जो हाइड्रेंट्स की आपने बात की थी, लेकिन वो बिल तो पे कर रहे हैं। नहीं पे करते, नहीं पे तो बिजली कटती क्यों नहीं है, क्या वजह होता है? देखिए, बिजली कटती है, अच्छा, लेकिन
अगर फॉर एग्जांपल मैं बिजली काट देता हूँ Right. और वो मेरे जाने के बाद वो बिजली दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छा, तो मैं क्या करूँ? ये सही। हाइड्रेंट्स की जरूरत, बिजली काटने के लिए अदील साहब हमें रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी थी, राइट, हम जा नहीं सकते थे। सही। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इस ऑपरेशन में अगर रेंजर्स शामिल नहीं होते हम इनकी बिजली नहीं काट सकते थे, राइट, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। ये तो गवर्नमेंट ने, और आई एम रियली थैंकफुल टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और ये छापा जब पड़ता था तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियली पड़ता था, क्योंकि अगर हम पहले बता दें बिल्कुल। तो जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। वो सही है। मोटे मोटे उठा के सब अपनी चीज़ें बंद करके घर बंद करके चले जाएंगे, आप क्या करेंगे? सही। फिर जब वहाँ से देखिए, हमारे पास कोई कोई फौज तो Law नहीं है कि हम enforcement आपके एक पास नहीं, कुंडा काटें और Right. वहाँ खड़े रहें। ठीक। तो और कराची में बहुत सारे एरियाज हैं, इतने लोग हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। सर जी, अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा, कहते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम राइट नाउ। पिछले महीने की बात है, मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जी कि नेपरा ने जो है वो मल्टी ईयर टैरिफ नया अप्रूव करा दिया है, और उसमें ज़ाहिर है एक शोर मच गया, और शोर जो मचा है वो ये मचा कि जी पाकिस्तान की बाकी जो डिस्कोस या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो तो 33 रुपये पे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो दिया करेंगी, कि इलेक्ट्रिक पे ख़ास नज़र करम है और उनको 40 रुपये का जो है वो दिया गया है फ़ी यूनिट बिजली वो चार्ज कर सकते हैं। सो मच सो के सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की पावर मिनिस्ट्री पे द जेंटलमैन हु सिटिंग एट द वेरी टॉप, उनके भी एक ट्विटर थ्रेड, एक एक्स पे उनका थ्रेड आता है जिसमें ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ नेपरा एंड वेरी क्रिटिकल ऑफ के इलेक्ट्रिक के, यार ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। सो ज़रा सर इस पे ज़रा देखें, मैं चाहूँगा बिकॉज ये इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हेयर, ये के इलेक्ट्रिक को इतना एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला बाकी डिस्कोर्स के हवाले से? व्हाट इज़ योर टेक एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? जी साहब, बहुत आपने जो बात शुरू की ना कि एलिफेंट इन द रूम, या एंड चले कोशिश करते हैं कि इस एलिफेंट को बगैर दीवारें तोड़े कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यकीनन हमारा टैरिफ तकरीबन 40 रुपए के करीब रेगुलेटर ने सेट किया है, और जो बाकी पूरे पाकिस्तान की डिस्कोस हैं उनका टैरिफ इस वक्त तकरीबन 33 रुपए है। राइट। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो लोगों को चार्ज हो रहा है वो एवरेज कोई 32-33 रुपए के करीब इस वक्त चार्ज हो रहा है। तो कराची का जो शहरी पे कर रहा है वो भी वही रेट पे कर रहा है, कोई अलग रेट नहीं पे कर रहा। ओके। तो केई को 40 रुपए सेट होने से किसी इंडिविजुअल की सेहत पे एज सच कोई असर नहीं पड़ रहा। ओके। पहली बात तो ये ठीक कि है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ सवाल ये है कि मगर फिर भी अब हम बात करते हैं एक नेशनल स्किल की, कि भाई अगर पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस का 33 रुपए टैरिफ है तो आपका 40 रुपए क्यों है? बिल्कुल। जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है जनरेशन कॉस्ट। कि इलेक्ट्रिक के 40 रुपए में जो जनरेशन कॉस्ट है ये तकरीबन 32 रुपए है, 32 रुपीज़। ओके। आप इस सिर्फ आप नंबर्स रजिस्टर कीजिए, फिर मैं आऊँगा। मैं बिल्कुल नोट कर रहा हूँ। जो डिस्कोस का 33 रुपए है इसमें जनरेशन कॉस्ट है 26 रुपए। ओके। तो हम पहले एनालाइज कर लेते हैं 26 रुपए को और 33 रुपए को। ठीक है। जो 26 रुपए की जनरेशन कॉस्ट है ये पूरे पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट है। इस जनरेशन कॉस्ट में न्यूक्लियर भी है, इस जनरेशन कॉस्ट में हाइडल भी है। ओके। के इलेक्ट्रिक के जो 33 रुपए हैं इसमें जो हम CPPA जो गवर्नमेंट की इदारे से हम बिजली लेते हैं, जिससे हम तकरीबन 1400-1500 मेगावाट बिजली लेते हैं, ठीक है। उसमें जितना कंपोनेंट हाइडल या न्यूक्लियर का आ रहा है उसका बेनिफिट हमें आता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं गवर्नमेंट के पूरे पूल में से, अजीज साहब ये बहुत समझने की, आई होप कि मैं आपके व्यूअर को भी समझा पाऊँ और आपको भी समझा पाऊँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हम तन गोश कि अगर उनके 26 रुपए में से हाइडल और सोलर निकाल दिया जाए, ठीक है, और केई के साथ कंपेयर किया जाए तो केई उनसे कम से कम 4 रुपए सस्ता है। ओके। अब अगर आप उस हाइडल और न्यूक्लियर को एलोकेट कर दें ऑन केई एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट, तो मैं आपको कह रहा हूँ हम फिर भी उनसे सस्ते होंगे। ठीक है। तो पहले तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि अगर
समझ लें कि अच्छा जनरेशन कॉस्ट में के इलेक्ट्रिक की एक और चीज़ भी है कि हमको जो गैस मिल रही है वो एलएनजी मिल रही थी, RLNG अभी जो, थोड़ी बिल्कुल। सी गैस आना शुरू हुई है। आरएलएनजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। हमारे पास गैस की एलोकेशन भी थी, हमें 2018-19 तक मिलती भी थी। अगर आज भी हमको इंडिजिनस गैस मिल जाए जो कि 1100 रुपये की होती है तो हम उनसे सस्ते हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर मैं 26 वर्सेस 33 को देखूँ तो इसका मतलब है कि हम 8 रुपये तो उनसे महंगे हैं। तो अगर ये 8 रुपये 40 में से निकाल दिए जाएं तो हम उनसे सस्ते हो जाते हैं। ठीक है। पहली बात। ओके, ठीक है। दूसरी बात, उनके जो 33 रुपये हैं उस 33 के अंदर जो पीएचएल सरचार्ज है वो शामिल नहीं है। जो PHL पावर होल्ड सरचार्ज? पीएचएल सरचार्ज एक सरचार्ज है जो कि ये ज़रा मुश्किल है लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस को सीपीपी जो गवर्नमेंट का इदारा उनको बिजली बेचता है, ठीक आप है। समझेंगे सारे लोग जो बिजली बनाते हैं वो एक इदारे को बेच देते हैं, बिल्कुल ऐसी है। वो सीपीपी है। ठीक है। सीपीपी सारे डिस्कोस को बेच देता है। ऑलराइट। उन डिस्कोस के नेपरा ने टैरिफ सेट किए हुए हैं, वो उस टैरिफ के तहत बिलिंग करते हैं ठीक। और वो पैसे सीपीपीए को दे देते हैं Right. अपने खर्चे निकालने के बाद। बिल्कुल। सीपीपीए की तमाम बिलिंग वर्सेस कलेक्शन का गैप अब तक जमा हुआ तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपए है ओके, आज की तारीख तक, लगभग प्लस माइनस 100-200 अरब रुपए। ठीक है। ये गैप क्या है? ये गैप है कि जितनी की बिजली बनी या ख़रीदी गई उसकी पैसे कितने आए। अब क्योंकि वो बिजली बनी थी तो गैस पे बनी थी, ठीक है। ख़रीदी गई थी तो आईपीपी से ख़रीदी गई थी। राइट। अब उन आईपीपीस को पेमेंट करनी थी या गैस को या तेल को पेमेंट करनी थी तो गवर्नमेंट ने जाके बोरो कर लिया। ठीक है। बोरो किया, उस एक कंपनी बनाई, उसका नाम था पावर होल्डिंग लिमिटेड। उसने 1.2 ट्रिलियन रुपए बोरो किए। सर्कुलर डेट है ये, इसको बिल्कुल। फंड करने के लिए। और है। उस 1.2 ट्रिलियन की कॉस्ट जो तकरीबन 300 अरब रुपए होती है साल की, उनका कि ये पैसे आवाम से वसूल करें। ओके, इसका रेट है 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है। ये क्या है? ये सिस्टम की इनएफिशिएंसी की कॉस्ट है। ठीक। आप इसको 33 रुपये से अलग नहीं कर सकते। ओके, तो अब आप क्या करें कि 33 रुपये प्लस 3 रुपये 20 पैसे, तो ये हो गए 36 रुपये, ठीक है। तकरीबन 30 पैसे, 36.5 रुपये हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यही टोटल कॉस्ट है? माजरत के साथ ये कॉस्ट सिर्फ नहीं है। सही। अगर आप ये जो कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी लगा हुआ है कि पिछले साल में अभी तक अप्रैल तक या मई का भी नंबर अब आ गया होगा, तकरीबन 270 से 300 अरब रुपए का फर्दर गैप क्रिएट हो गया है। ओके, यानी जो बिजली सप्लाई की गई, ठीक है। जो कलेक्शन हुई, तो इस फिस्कल ईयर में तकरीबन कोई 300 अरब रुपए का गैप क्रिएट हो गया। अब अगर इस गैप को फिर से आपको फिल करना है, ज़ीरो करना है, तो आपको 3.5-4 रुपए और बिल करने पड़ेंगे। ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो ये गैप आपको टैक्स पेयर के पैसों से फिल करना पड़ेगा। राइट। इसलिए कि वो ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसे या तो आपको पीएसओ को देंगे तो तेल की पेमेंट होगी, बिल्कुल ऐसी है। गैस को देंगे तो ईएनपी कंपनी की पेमेंट होगी, Right. आईपीपी को देंगे तो या तो उनके डेट पे होंगे, या वो गैस की पेमेंट करेंगे, या वो कोल की पेमेंट करेंगे। यानी पूरी एक चेन है। सही। तो ये 300 अरब, अच्छा अब इस 300 अरब में उनका कोई प्रॉफिट शामिल नहीं है। अगर आपको उन डिस्को को कोई प्रॉफिट देना 50 पैसे 1 रुपए जो भी, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो किसी को कोई चैरिटी में तो नहीं करेगा, ROI तो चाहिए होगा, कोई ना कोई बिल्कुल, रिटर्न ऑन एसेट बिल्कुल। चाहिए होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए होगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ तो सर क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो डिस्को के 33 रुपए है जिसमें 26 रुपए की जनरेशन कॉस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, तो इसका मतलब है कि उनका इस वक्त 7 रुपए का तकरीबन लगभग ओवर ओएनएम है, जिसमें 3 रुपए ऐड कर लें 10 हो जाता है। ठीक।
जिसमें अगर इस गैप को फिल करेंगे तो अनदर 3 रुपए ऐड करेंगे, तो उनका O&M है 13 रुपए ओके टू ब्रिंग इट टू जीरो। ठीक आर O&M इज 7 रुपीज, 33 माइनस 40, 40 माइनस 33, सही जिसमें ये सारा कुछ शामिल है। हम्म। हमारा O&M भी शामिल है, हमारा कुछ प्रॉफिट भी होगा और हमारी रिकवरी, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो अगर आपको उनको, यानी ये अगर आपको ऐसे ही निज़ाम चलाना है तो ठीक है कि आप उनको एक लोअर टैरिफ पे बगैर कॉस्ट रिकग्निशन के उन्हें बिल कराते रहें, राइट और फिर जो गैप क्रिएट हो उसे सर्कुलर डेट से फंड करें, फिर वहाँ से टैक्स पेयर के पैसे से उस फंड को कर दें और कहें कि इलेक्ट्रिक इनएफिशिएंट है और हम बड़े इनएफिशिएंट हैं। सही You know, but you have to look at with the right lens ठीक and with the right numbers. So मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम महंगे नहीं हैं। हम, और फिर मैं वो वाली बात करूँगा आदिल साहब कि अगर ये जो TND लॉस जो कि 40 से 20 पे आया, 80 एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, अगर ये कम नहीं होता या खुदा न खास्ता उतना ही कम होता राइट जितना पूरे पाकिस्तान का कम हुआ है, तो टैरिफ 40 नहीं होता, फिर टैरिफ 50 या 52 रुपए होता। ठीक है बिल्कुल कराची शहर में 900 कच्ची आबादियां हैं, राइट पूरे मुल्क में किसी जगह नहीं है। एक किसी शो में आपके किसी जो एंकर थे उन्होंने शुरू किया गरीब परवर शहर। मैंने कहा सर आप ही ने बात ख़त्म कर दी है, ये गरीब परवर शहर है ना, तो यहाँ पे हर आदमी आता है, राइट वो सेटल होता है, उसके पास ना लीज़ होती है ना कोई राइट होता है टू स्टे इन द लैंड ही स्टेइंग। जब वहाँ रहना शुरू करता है उसको बगैर बिजली के नहीं रखा जा सकता, हम उसे बिजली नहीं देंगे, वो कहीं से कुंडा लगाएगा। जब उसके पास मालिकाना हुकूक नहीं होते हैं तो हम उसे कनेक्शन भी नहीं दे पा रहे होते। कराची में हर महीने 25 हज़ार आदमी ऐड होता है, बिल्कुल ऐसी है तो ज़्यादा जो पर अगर मैं आप ये भी नंबर सारे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, कराची के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर जो ऑक्यूपेंसी है इट इज़ मोर देन डबल एज़ कम्पेयर टू एनी सिटी इन पाकिस्तान, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो फैसलाबाद हो। राइट फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तो बहुत बेहतर शहर हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो इलीगल सेटलमेंट्स होते हैं, या मतलब कराची इज़ अ वेरी, जब यही तो वजह थी कि कराची का लॉस पूरे मुल्क से ज़्यादा था। हमने तो नहीं किया था, वो तो पहले से ऐसा ही लेगेसी था। इशू है बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि टैरिफ हमारा, आई थिंक it is not high, Right. it is low. The tariff of discourse is not right. Right. When you will do it rightly, it is ठीक going to be much expensive. As वैसे मैं अभी ये सोच भी रहा था कि इतनी सब्सिडीज, एक लॉस हो रहा है, जो आपका रिकवरी का आपको एक इशू आ रहा है, आपने लॉ इन्फोर्समेंट का मसला बताया, एंड देन ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट पेज फॉर इट, लोगों को भी अनफॉर्चुनेटली बिल भी किया जाता है, जो बहुत सारी रिकवरी नहीं हो पा रही होती है, पीपल आर सफरिंग। It makes a very strong case for investment in law enforcement. I mean, क्या एक particular force बनाई जा सकती है जो कि इसको देख सके, या law enforcement agencies को ज़्यादा पावर दी जा सकती हैं? 4 या 5, 6, 7 अरब रुपए की बात है, यहाँ तो हम कई 100 अरब रुपए के लॉसेस की बात कर रहे होते हैं। What's your take on that? देखिए, एक कानून जो आया था कि जिसमें था कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट, वो पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया, फिर वो एक्सटेंड हुआ, लेकिन वो लॉ नहीं बन सका, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ। राइट, तो अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ नहीं कर पाए, जिसका एडवांटेज सिर्फ ये होता कि थोड़ी डेटरेंस क्रिएट हो जाती। देखिए, ये भी प्रैग्मेटिकली बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि हम कोई 1 लाख FIR कटवा दें। बिल्कुल है। कौन यार FIR हैंडल करेगा, कितने लोग होंगे, कितने जज होंगे। राइट, मगर क्या था, एक डेटरेंस था। Right. आप जो बात करें ना, वो तो नेक्स्ट लेवल की है कि आप एक और लेजिस्लेशन करें जहाँ पे कि आप कोई ऐसे अथॉरिटी दें, Yes. कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर हो जहाँ पे कि लोग जो इस बात से डरें। हम तो सीधा लॉ नहीं पास करा पाए कि Right. बिजली चोरी को नॉन बिलेबल ऑफेंस करवा दी। सो आई होप कि ये रियलाइज़ करें हमारे लॉ मेकर्स की, ये ज़रूरी है। अब ज़रा थोड़ा सा अख्ताम की जानिब भी हमें बढ़ना है, अपने इस डिस्कशन को लेकर जाना है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे, अभी मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि के इलेक्ट्रिक हैज़ गॉट अ मैसिव प्लान्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट आपकी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। थोड़ा सा ज़रा उस पर रोशनी डाल सकें, एंड हाउ विल आवर लाइव्स चेंज विद दैट? अदिल साहब, ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि जब आप अपने घर का स्विच
ऑन करें ना जी, तो आपका फ़ैन, लाइट, एसी या जो भी अप्लायंस है वो चलनी चाहिए। राइट, आप जब स्विच ऑन करते हैं ना तो एक पूरा पीछे निज़ाम चलता है। ठीक, वो निज़ाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसमें कि ग्रिड से लेकर के, ट्रांसमिशन लाइन से लेके, पोल से लेकर के, पीएफडी से लेकर के, स्विच, सो ऑन सो बहुत इंजीनियरिंग होती है इसके पीछे। इस निज़ाम को ऑगमेंट करना, इसको इन्हेंस करना, इसको मेंटेन करने के खर्चे हैं। हमने वो खर्चे नेपरा के पास वेरीफाई करा के थर्ड पार्टी से जमा कराए जो सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए $2 बिलियन के करीब हैं। ओके, ये बेस करते हैं इस बात से कि हम तकरीबन 2.5 से 2.75% की ग्रोथ विटनेस करेंगे। ठीक, अगर ये ज़्यादा हुई ग्रोथ तो हमें ज़्यादा खर्चा invest करना पड़ेगा, अगर कम हुई तो कम करेंगे। ठीक, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसका फ़र्क ये होगा कि अगर ये ख़र्चा नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो जब आप स्विच ऑन करेंगे ना तो शायद आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। सही, आप कहेंगे ये के इलेक्ट्रिक कैसा बेकार इदारा है, देखो इनका तो सिस्टम ही डिलिपिटेटेड हो गया है। ठीक, तो आप कोई भी अगर आप गाड़ी होती है तो आपको गाड़ी को मेंटेन करना होता है, ऑयल रिप्लेस करेंगे, ब्रेक पैड्स करेंगे। अगर गाड़ी खड़ी भी रखेंगे ना तो भी टायर 2 साल में शायद वो उनकी शेल्फ लाइफ होती है, आपको ठीक, नहीं भी चलेंगे तो इसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो आपकी रिलायबिलिटी है बिजली की राइट, और आपकी जो सेफ्टी है ठीक, ये दोनों इंश्योर हो। इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक इस बात से है कि हुकूमत पाकिस्तान टैरिफ क्या सेट करती है, Right. क्योंकि ये फ़ैसला नेशनल लेवल पे होता है। ये हम डोमेस्टिकली आपका टैरिफ सेट बिल्कुल नहीं ऐसे। कर सकते। True. लेकिन मैं बीइंग अ पावर सेक्टर पर्सन नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला टैरिफ जैसे अभी भी कम हुए हैं, अल्लाह ताला अगर हालात हमारे अल्लाह करेगा बेहतर होंगे वैसे तो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस वक्त स्टैटिक भी रहे और हम नीचे ना जाएं बस हम, तो भी मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टैरिफ और नीचे आने चाहिए। Hopefully. और अफोर्डेबिलिटी अगर फॉर एग्जांपल हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, ऑल्दो हम उसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी देख रहे हैं, तो रियल जीडीपी तो वो होगा जो कि True. आप पॉपुलेशन Net से of ज़्यादा population ग्रो growth, कराएंगे बिल्कुल। तो नज़र आएगा। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम नेगेटिव चले गए थे जी हाँ। और माशाल्लाह पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं कोई आ कमी रही नहीं थी, आती, तो बिल्कुल ऐसे ही। हमारा हम मतलब बिल्कुल, तो अगर हम आप कम से कम जीडीपी भी देख रहे हैं तो हम चले कम से कम बराबर बराबर आ ठीक। गए। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की कुछ है उनके पास। तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि कम से कम अफोर्डेबिलिटी फर्दर डिटीरियोरेट नहीं होगी, चले। जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात। एक आखिरी मुख्तसरन मुनिस साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, लॉट ऑफ पीपल नाउ आर मूविंग ऑफ ग्रिड बोल रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं। हाउ इज के इलेक्ट्रिक लुकिंग एट दिस चैलेंज? जो लोगों ने छतों पे अब तो इतना पैनल्स नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है आपके लिए? देखिए ये हमारा पॉलिसी के ऊपर जो अभी आया था, मेरी बात अगेन थोड़ी सी पॉपुलर बात नहीं है, लेकिन सोलर लोगों को लगाने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए। हम इसको नहीं न रोक सकते ना हमें रोकना चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने टैरिफ ऐसे करें कि लोगों को सोलर लगाने का फ़ायदा नज़र ना आए। जो चीज़ नज़र ना आए, मतलब लोगों को फ़ायदा लगे कि क्या Okay. ज़रूरत है लगाने की। हाँ बिल्कुल मतलब ऐसे। अगर ग्रिड आपको दे रहा है सही, 24, 25, 26 रुपए की बिजली, तो खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे वो ही है। इतनी बिल्कुल। कॉस्ट एक इंडिफरेंस क्रिएट कर दें आप, तो ये कह एक दूसरी बात ये कि हम जो 27 रुपए में जो नेट मीटरिंग में हम बिजली खरीद रहे हैं एज अ कंट्री, राइट, मेरा उससे मैं इख्तिलाफ अगेन हो सकता है आप जब ये पोस्ट करेंगे तो लोग यकीनन उस पर नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि 27 रुपए की बिजली खरीदी जब जाती है ना, तो वो बेची उन लोगों को जाती है जिनके पास सोलर नहीं है। सही, और जिन्होंने लगाया है ना, उन्होंने ये लगाया एज इन्वेस्टमेंट नहीं था, राइट, उन्होंने लगाया था अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर हम 27 रुपये में बिजली ख़रीद रहे हैं और मैं ये इस बात की इजाज़त दे रहा हूँ कि आपके पास अगर 10 किलोवाट की कैपेसिटी है तो आप 15 का लगा लें, तो सिस्टम इनकरेज कर रहा है ज़्यादा लगाओ, राइट, ज़्यादा बेचो और पैसे कमाओ। इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग मनी शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुटिंग सोलर, रादर आप अपनी कॉस्ट कम करें। और अगर पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें
अपने टैरिफ्स को ऐसा करना चाहिए जो कि Right. मेरे ख्याल में होंगे कि लोग पे यार खाम में इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, उतने ही कोई आ रहा है True. तो फिर ये, लेकिन जो आ रहा है वो आ रहा है, वो आएगा, सही। हम उसको रोक नहीं सकते। नहीं, आई गेट योर पॉइंट और मुझे बिल्कुल जवाब इसका मिल गया कि आपकी क्या थिंकिंग है सोलर के हवाले से। मुन्ना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मज़ेदार, बड़ा अच्छा, बड़ा लर्निंग डिस्कशन आपके साथ ये रहा। बट एक तशनगी ज़ाहिर रह जाती है क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक इतना कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि जिसमें ज़ाहिर है आई थिंक इस हर एक सवाल पे एक अलग पॉडकास्ट बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल यही से। बात है कि ये बहुत लंबे कॉन्वर्सेशंस हैं But- और लेकिन ज़ाहिर बात है लोग एक हद तक ही कोई चीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आई एग्री विद यू, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी टॉक्ड अबाउट फॉर 20-25 Absolutely. But minutes. thank you so much for taking out time and good luck, good wishes for all the plans that you have Thank for you. Karachi. Thank you very And thank you so much for watching. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। Well, हमने ट्रिब्यून पॉडकास्ट में कोशिश की कि के इलेक्ट्रिक के जिस वक्त ये हॉट बिल्कुल टॉपिक्स चल रहे थे, खासतौर से स्पेशली ये टेरिस के हवाले से, आपने देखा कि मोनस साहब ने अपना पर्सपेक्टिव डिटेल में आपको जो है वो प्रेजेंट किया। बिकॉज आई थिंक इन दिस एंटायर नैरेटिव दिस थिंग वाज मिसिंग और यही आइडिया था हमारी इस पॉडकास्ट का। आई होप आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। ट्रिब्यून पॉडकास्ट में अपने मेज़बान अदील अज़हर को आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।